मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 द फर्स्ट एम्पायर। इसका फर्स्ट क्लास हमने लास्ट क्लास में ले लिया था, तो आज उसके आगे का जो भी क्लास है वो हम लेंगे, जिसमें टॉपिक है पेज नंबर 58 पे द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो चलिए। द एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब शासन प्रबंध होता है, यानी शासन कैसे प्रबंध किया जाता था, कैसे जो शासन की बागडोर है चलाई जाती थी। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिवीज़न। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 4 डिवीज़न में बटा हुआ था, सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। वो 4 एडमिनिस्ट्रेशन जो था, वो एडमिनिस्ट्रेशन जो 4 डिवीज़न में बटा हुआ था, जिसमें चारों के नाम क्या हैं, तो सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। द किंग रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्रा। जो किंग थे वो कहाँ से राज्य करते थे, मतलब पूरे राज्य को संभालते थे, तो वो संभालते थे पाटलिपुत्रा से। ही वॉज असिस्टेड बाय ए मंत्री परिषद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और राजा को उसकी काम में मदद कौन करते थे, तो मिनिस्टर्स की काउंसिल होते थे, वो उनकी मदद करते थे। यानी किसी भी चीज़ का जब निर्णय करना हो, डिसीजन लेना हो, तो राय मशवरा जो राजा लेते थे वो किससे लेते थे, तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर से लेते थे, जिसको मंत्री परिषद भी कहते हैं। दे वेयर हिज एडवाइज़र। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजन वेयर टेकन बाय द किंग। ये जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद जो होते थे वो उनके एडवाइज़र होते थे, उनको सलाह देते थे, आज्ञा नहीं देते थे। जो फाइनल डिसीजन होता था वो डिसीजन कौन लेता था, तो किंग खुद लेते थे। और जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होते थे वो खुद राजा लेते थे। द किंग वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी प्रोविंसेस। जो किंगडम था वो बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे। ईच प्रोविंस हैड अ प्रिंस। जैसे हमारा इंडिया एक पूरा कंट्री है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा किंगडम हो गया, एम्पायर हो गया। और उसके जितने भी स्टेट हैं उसको आप प्रोविंस मान लीजिए। प्रोविंस यानी हमारा इंडिया बहुत सारे प्रोविंस में बटा हुआ है ना, और हर प्रोविंस पे जो मतलब राज्य करते थे वो कौन करते थे, तो राजा का ही कोई आदमी होता था जिसे प्रिंस बोलते थे। राजा के परिवार का ही कोई व्यक्ति उस पर राज्य करता है, उसका हेड होता है, लेकिन वो राजा के परिवार का ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंस बोलते हैं। ही टू वॉज असिस्टेड बाय मैनी ऑफिसर्स। और प्रिंस जो काम करते हैं, जो हेड होते हैं प्रोविंस के, उनके काम में भी उनकी मदद कौन करते हैं, तो बहुत सारे अधिकारी। ईच प्रोविंस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। और जिस प्रकार हर स्टेट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होता है, इसी तरीके से जो प्रोविंस था वो प्रोविंस भी बाद में डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते थे। द प्रदेष्टा वॉज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम साहब। तो उस समय, उस ज़माने में जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेड होते थे वो कौन होते थे, तो प्रदेष्टा होते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय द युक्ताज एंड द राजुकाज। और प्रदेष्टा जो मतलब हेड होते थे डिस्ट्रिक्ट के, उनकी काम में उनकी मदद कौन करते थे, तो ही वॉज असिस्टेड बाय युक्ताज एंड राजुकाज। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ विलेज। और जैसा कि आप जानते हैं समस्तीपुर ही डिस्ट्रिक्ट है, तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे विलेज में डिवाइडेड है ना। तो उस ज़माने में भी जो प्रोविंस थे वो प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थे, और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जो है वो विलेज में डिवाइड, बहुत सारे विलेज में बटे हुए होते थे। ईच विलेज हैड अ हेडमैन। और प्रत्येक विलेज का, प्रत्येक गांव का, प्रत्येक पंचायत का एक हेडमैन होते थे। हेडमैन यानी जिसको हम लोग मुखिया जी अभी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक गांव के हेडमैन होते थे जिसको हम लोग मुखिया जी बोलते थे। और क्या करते थे, हाँ, ही वॉज मेजर्ड द लैंड एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम द विलेजेस। और जो प्रधान होते थे, गांव के जो हेड होते थे, उनका क्या काम होता था, तो ज़मीन का कर होता है ना, ज़मीन में जो हम लोग उस ज़माने में लोग खेती करते थे तो बदले में टैक्स देते थे, तो लैंड टैक्स कलेक्ट करने का काम गांव से हेडमैन का होता था, ठीक है। अब जो आ रहा है टैक्सेशन आ रहा है, उस ज़माने में टैक्सेशन कैसा होता था।
लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। ज़मीन से जो आमदनी होता था यानी लैंड पे जो टैक्स लगाते थे तो वो जो था उनका मेन इनकम था स्टेट का उस ज़माने में। इट वेराइड फ्रॉम 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जितना भी किसी ज़मीन पे कितना अनाज उगा है ये अलग अलग हर जगह का अलग अलग था। कहीं 1/4 भी था और कहीं 1/6 भी था। यानी हमारे ज़मीन पे कितना अनाज उगा है तो उसका 1/4 से लेके 1/6 तक जो भी जहाँ का नियम था वो गवर्नमेंट का होता था। गवर्नमेंट यानी वो राजा का होता था और उसको लैंड टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में हम लोग देते थे अनाज को। द अदर टैक्सेस लिवाइड वे वाटर टैक्स, सेल टैक्स, फॉरेस्ट, माइन, कस्टम etc। ये तो लैंड टैक्स हो गए। और दूसरे टैक्स भी कलेक्ट किए जाते थे जिसमें पानी के ऊपर जो लगाया जाने वाला कर है, जो भी हम लोग व्यापार करते थे, व्यापार से जो भी हमें प्रॉफिट होता था उसका जो हम टैक्स देते थे। जंगल से अगर कुछ प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, शिकार कर रहे हैं या मधुमक्खी का जो झुंड होता है उससे शहद ले रहे हैं या लकड़ियां ले रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा हमें राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था। माइंस से जो भी निकलता था हम लोग कलेक्ट करते थे वो भी हमें देना पड़ता था। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम दीज टैक्सेस स्पेंट ऑन मेंटेनिंग द आर्मी, ऑन पेइंग सैलरीज एंड ऑन बिल्डिंग रोड्स। और जो भी टैक्स से जितना भी आमदनी होता था उसका ज़्यादातर हिस्सा किस पे खर्च होता था तो आर्मी को मेंटेन करने में। आर्मी को मेंटेन करने में पैसे खर्च होते थे, उनकी सैलरी दी जाती थी उस पैसे से और नए नए रोड्स बनाए जाते थे। फाइन्स वे आर ऑल्सो चार्ज फॉर द लिटरिंग पीपुल प्लेसेस, यानी फ़ाइन भी लगाया जाता था अगर पब्लिक प्लेसेस पे कुछ लोग ऐसी वैसी हरकत कर रहे हैं, ऐसा वैसा काम अपराध कर रहे हैं। लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस को यानी पब्लिक प्लेस को अगर गंदा कोई कर रहे हैं तो उसके ऊपर फ़ाइन भी लगाया जाता था। अब देखिए हमारा क्या है, अब हमारा आर्मी आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ ह्यूज आर्मी। चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत ही विशाल सेना थी। द सेनापति वॉज द हेड ऑफ द आर्मी। और उस आर्मी का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था, वो सेनापति कहलाते थे। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ 6 लाख फुट सोल्डर। 6 लाख फुट सोल्डर यानी 6 लाख पैदल सिपाही थे उसकी सेना में। 30,000 कैवेलरी थे। 9,000 जंगली हाथी का बेड़ा था और 8,000 रथें थी उसकी आर्मी में। द मौर्यंस हैड एन इफ़िशियंट स्पाई सिस्टम। और मौर्यन जो थे उनका बहुत ही मजबूत स्पाई सिस्टम था। स्पाई मतलब जासूस। कोई भी राजा कितना मजबूत होता है वो इसी से पता चलता है कि उसके जासूस कितने एक्टिव हैं। तो मौर्यंस के जो जासूस होते थे वो बहुत ही एक्टिव होते थे और पल पल की खबर राजा तक पहुंचाते थे। द स्पाइज केप्ट द किंग इन्फॉर्म्ड अबाउट द हैपनिंग ऑफ द किंगडम। वही अब ट्रेड देखिए, व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स ऑल्सो फ्लोराइज ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी ये मौर्यंस के समय में ट्रेड और कॉमर्स जो था, व्यापार, वो अच्छे से फल फूल रहा था। द स्टेट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इरीगेशनल फैसिलिटीज, सैनिटेशन एंड फेमाइन रिलीफ टू द पीपुल। स्टेट के ऊपर इसकी जिम्मेवारी थी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो प्रोवाइडिंग इरीगेशन फैसिलिटीज़ यानी सिंचाई करने की जो जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो किसके ऊपर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, प्रोविंस की। सैनिटेशन एंड फेमाइन रिलीफ यानी साफ़ सफाई का काम, या अगर कहीं फेमाइन आ गया, फेमाइन मतलब सूखा अकाल पड़ गया तो उससे लोगों को रिलीफ देने का काम किनका होता था, स्टेट का होता था यानी प्रोविंस का होता था। मान लीजिए कहीं भी अगर प्रजा या लोग अगर किसी विपत्ति में हैं, वहाँ फ्लड आ गया, सूखा आ गया या कोई बीमारी फैल गई तो लोगों को उससे बचाने का काम, उनको मतलब दवाइयाँ या मेडिकल फैसिलिटीज़ या भोजन प्रोवाइड कराने का काम स्टेट यानी प्रोविंस का होता था। इट हैड ट्रेड रिलेशन विद चाइना, इजिप्ट एंड श्रीलंका। और मौर्यंस के ट्रेड रिलेशन श्रीलंका के साथ, इजिप्ट के साथ, चाइना के साथ बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब देखिए बिंदुसारा, मौर्यंस के दूसरे राजा। पहले राजा तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ें, किस प्रकार उन्होंने चाणक्य की मदद से
अपनी किंगडम एम्पायर खड़ा किया। अब उसके बाद उनके बेटे, ये बिंदुसारा कौन है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। 297 BC टू 273 BC इनका पीरियड है। बिंदुसारा एक्सटेंडेड द मौर्यन एम्पायर एज फार एज मैसूर। बिंदुसारा जो है वो मौर्यन एम्पायर की जो सीमा है वो मैसूर तक फैला के ले गए, जीत गए। ही डिफीटेड एंड एनेक्स 16 स्मॉल किंगडम्स। इन्होंने 16 छोटे छोटे किंगडम्स को हराया और अपने सीमा में उसका मिलान कर लिया। द ओनली स्टेट दैट वाज लेफ्ट आउट वाज दैट ऑफ कलिंगा। और एक ही स्टेट बच गया जिसको वो नहीं जीत सके, वो था कलिंगा। कलिंगा के बारे में कहा जाता था कि कलिंगा बहुत ही पावरफुल स्टेट था, यानी उससे लड़ना और उसको हराना बहुत ही कठिन काम था। द ओनली स्टेट दैट वाज लेफ्ट आउट वाज दैट ऑफ कलिंगा। द किंगडम्स टू द एक्सट्रीम साउथ वेयर फ्रेंडली सो ही डिड नॉट एनेक्स देम। ठीक है, देखिए बिंदुसारा के पीरियड में जो क्वाइंस होते थे वो कैसे होते थे, ऐसे होते थे। ड्यूरिंग बिंदुसारा रीजन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन स्मूथली। यानी बिंदुसारा के शासनकाल में जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा फंक्शन कर रहा था, तो स्मूथली चल रहा था, कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। द एम्पायर हैड गुड रिलेशन विथ ग्रीक्स, सीरियंस एंड इजिप्टियंस। जो एम्पायर यानी जो महाराज होते थे, जो राजा होते थे, उनकी अच्छे संबंध थे किसके साथ, तो ग्रीक के साथ, सीरियंस के साथ और इजिप्टियंस के साथ। अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है अशोक। हम किस पे आ गए, अशोक पे आ गए। बिंदुसारा के बारे में ज़्यादा हमें बुक में जानकारी नहीं है। तो अब जो हम आ रहे हैं, हमारा नेक्स्ट जो राजा है वो है अशोक। अशोक का जो पीरियड रहा है वो है 273 BC टू 232 BC। बिंदुसारा वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अशोक। बिंदुसारा के बेटे थे अशोक, और बिंदुसारा के बाद जो गद्दी पे बैठे वो कौन थे, तो उनके बेटे अशोक। द मौर्यन एम्पायर रिच इट्स पीक अंडर हिम। जो मौर्यन एम्पायर थी वो अशोक के शासनकाल में मतलब अपनी सबसे ऊंचाई तक पहुँचे। अशोक इन्वेडेड कलिंगा इन 261 BC एंड डिफीटेड द कलिंगा आर्मी। आखिरकार अशोका ने कलिंगा पे 261 BC पे आक्रमण किया और उसके बाद उसने कलिंगा की आर्मी को हरा दिया और कलिंगा को अपने राज्य में मिला लिया। कलिंगा सरेंडर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द होल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट द रीजन ऑफ एक्सट्रीम साउथ वाज अंडर हिज रूल। यानी अब पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है साउथ के पार्ट को छोड़ के किसके अंडर आ गया, तो मौर्यंस के अंडर आ गए। वहाँ का राजा अब कौन रहा, तो अशोक रहा। कलिंगा वॉर के बारे में देखिए। कलिंगा वॉर छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम जो भी बचा वो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। कलिंगा वॉर, द वॉर ऑफ कलिंगा वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ अशोक। यानी कलिंगा की जो वॉर थी वो अशोक के लिए टर्निंग पॉइंट हुई। थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर हैड डाइड ऑन आइदर साइड। दोनों तरफ मिला के हजारों हजार की सेना मरी। मेनी वेयर वुंडेड एंड क्रिपल्ड। बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए, विकलांग हुए। दे वेयर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। देयर वेयर डेथ एंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। उस युद्ध के मैदान में जिधर भी आप देखते उधर क्या था, तो उधर आपको खून ही खून और मरे पड़े लाशें ही आपको दिखती। दिस मेड अशोका सैड एंड अनहैप्पी। और ये सब देख के जो अशोका था वो बहुत दुखी हो गए। वो इसकी जिम्मेवारी खुद को मानने लगे, जिम्मेवार जो ये मेरे कारण ही इतने लोग मारे गए हैं। अशोक का सैड एंड अनहैप्पी, ही डिसाइडेड ही वुड नेवर फाइट एनी मोर वॉर्स। और ये सब देख के उसने अपने आप में डिसाइड किया, प्रण लिया कि आगे से वो किसी भी युद्ध को नहीं लड़ेंगे। ही गेव अप ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड बिकम ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। उसने जितने भी मतलब वायलेंस का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, तो जितने भी चीज़ थे वो शांति को अपनाया और वो कैसा बन गया, वेजिटेरियन बन गया, शाकाहारी बन गया। ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया आगे की ज़िंदगी को जीने के लिए। दिग्विजय और द पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट वाज रिप्लेस्ड बाय धर्म विजय और द विक्ट्री ऑफ धर्मा। ठीक है, कलिंगा वॉर की फ़ोटो देखिए आप नीचे। जो अशोका धमाज है या वेलफेयर मेजर्स हुए, थोड़ा सा जो टॉपिक है बचा है
उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए जो था इतना ही है। थैंक यू।